वेलकम टू CIZ प्लस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स की प्रीवियस ईयर वीडियोस का। जैसा कि हम जानते हैं 1 नवंबर को यूपीपीएससी AE का एग्जाम है, 712 पोस्ट है। तो इतने कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रीवियस ईयर वीडियोस, पूरा प्रीवियस ईयर कोर्स हम पूरा कर लें 2013 का एटलीस्ट। उसके बाद अगर होपफुली 2017 का भी कर लेंगे, 2007 का भी कर लेंगे। 2013 में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के लास्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। तो हमें एटलीस्ट, मैं चाहता हूँ आप लोग साथ के साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस नोट करा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखें। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़फुल हो सकती है, उसके टैग्स हो सकते हैं क्वेश्चन के, जो उससे लिंकेज इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो हम करते जाएंगे। आई होप आप सबको कुछ समझ आते रहे। अगर आपको नहीं कुछ किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, आप लोग कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसका रिप्लाई बैक करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का कोर्स, जिसके वीडियोस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First question is the permeability of the soil sample will be dash if entrapped air is present in the sample। देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है सॉइल सैंपल में कुछ एंट्रैप्ड एयर रहती है, तो उसकी वजह से ना वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। वाटर फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो रेट ऑफ फ्लो मतलब कम हो गया। मेरा कहने का ये मतलब है, ये मेरा सॉइल है, इसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सब सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके बीच में से कहीं पानी घुस के जाएगा। अगर इसमें एंट्रैप्ड एयर रहती है ना इस सॉइल में, लेट्स से एंट्रैप्ड एयर को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, वो इस पानी के रेट ऑफ फ्लो को कम करता है। और अगर रेट ऑफ फ्लो कम होता है तो मतलब मेरी परमेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है अगर एंट्रैप्ड एयर होती है। आप ऐसे समझ सकते हो याद करने के लिए, एंट्रैप्ड एयर को एक तरह से इम्प्योरिटी समझो पानी के लिए। जब इम्प्योरिटी बढ़ती है पानी में, सॉइल में, तभी भी परमेबिलिटी कम होती है। प्योर वाटर में सबसे फाइन, सबसे सही सॉइल है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सॉइल है, तब सबसे ज्यादा वर्ड का साइज रहेगा, तब सबसे ज्यादा परमेबिलिटी रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। द मोस्ट सुटेबल मेथड, सबसे सुटेबल मेथड क्या है फॉर ड्रेनेज ऑफ द फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज। फाइन ग्रेन्ड सॉइल है मेरे पास, कोई फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब जैसे कि क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, कोई भी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, उसकी ड्रेनेज करनी है, उसमें से पानी निकालना है। उसका सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ये सारे मेथड ड्रेनेज के हैं, वेल पॉइंट मेथड भी, वैक्यूम मेथड भी, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड भी और डीप वेल सिस्टम भी। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड। आई टेल यू वाई। इसमें क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा मेथड को ब्रीफ में समझा देता हूँ। मान लो ये कोई वेल ग्रेड सॉइल है, हम क्या करते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस करते हैं। बेसिकली करते क्या है, दोनों साइड्स इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एनोड और कैथोड लगाते हैं, और इस सॉइल सैंपल में से करंट पास करते हैं बेसिकली, ठीक है। उससे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के बढ़ने की वजह से ना इस सॉइल में एक नेगेटिव पोर प्रेशर बढ़ जाता है। इस सॉइल में क्या होता है, नेगेटिव पोर प्रेशर जनरेट्स। और जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा नेगेटिव पोर प्रेशर बढ़ता जाता है। अगर नेगेटिव पोर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव प्रेशर बढ़ता है। मुझे पता है इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। इफेक्टिव प्रेशर होता है टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर है नेगेटिव, नेगेटिव के पास भी बढ़ रहा है, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और इंक्रीज करने लग जाएगी। उससे मेरा इफेक्टिव प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। और अगर इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा इस सॉइल पे, पूरा नेट इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स पास आएंगे, उसमें से पानी पोर आउट होकर ड्रेन हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट मेथड। इससे सबसे जल्दी और सबसे आसानी से पानी निकलता है। वरना हमें पता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल में से वाटर निकालना बहुत आसान नहीं होता, उसमें वाटर जमा रहता है उसकी, क्योंकि होल्स का साइड, वॉइड का साइज बहुत छोटा है ना, तो उसमें से पानी निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे क्लेई सॉइल को ड्राई करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वॉइड का साइज बहुत छोटा है।
तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसका बेस्ट मेथड है ड्रेनेज करने का। आई होप सबको समझ आया हो। अगर कोई रीजन पूछे तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करने से नेगेटिव पोर प्रेशर को बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर बढ़ता है, इफेक्टिव प्रेशर बढ़ने से मेरी ड्रेनेज हो जाती है। आगे चलते हैं। अ कैंटिलीवर शीट पाइल, एक कैंटिलीवर शीट पाइल बता देता हूं, कैंटिलीवर शीट पाइल क्या होती है। बेसिकली टाइप ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब होल्ड करने के लिए, लेटरली सॉइल फॉल ना करे उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, मान लो इस सॉइल स्ट्रक्चर को ये लेटरली ना रहे, मैंने यहाँ पे कैंटिलीवर शीट पाइल लगा दी जिसको इसने यहां पे भी सपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा तो ये फॉल कर जाएगी ना। इस जगह को मैंने गाड़ा हुआ है समझ लो जमीन के अंदर, ठीक है, इस वाले पार्ट को। अब कहता है कैंटिलीवर शीट पाइल की स्टेबिलिटी कहां से डिराइव हो रही है। यार बेसिक सा रीजन है, समझ लो। ये वाली सॉइल इसको यहां गिराना चाह रही है, और ये वाली जो सॉइल है, ये वाली, ये इसको अपनी रेजिस्टेंस से इसको खड़ा रख रही है, समझ रहे हो। यहां से इसने इसको पकड़ा हुआ है और वो वाली मोमेंट देके गिराना चाह रही है। तो ये वाली सॉइल ने अपनी लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल से इसको पकड़े रखा है, इसको मूव नहीं होने दे रही है, इसको घूमने नहीं दे रही है, सॉइल को फॉल नहीं करने दे रही है। तो लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल से कैंटिलीवर शीट पाइल अपनी रेजिस्टेंस डेवलप करती है। सर लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम लोग यहाँ पे एंकर्स लगाते हैं, बल्क हेड्स लगाते हैं, वो बिल्कुल लगाते हैं कैंटिलीवर शीट पाइल में। वो कब लगाते हैं, अगर लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इतनी ना हो कि ये इसको कंट्रोल होल्ड कर पाए, तब हम बल्क हेड्स, एंकर सब कुछ लगाना पड़ता है। तो इसीलिए एंकर रॉड, सेल्फ वेट शीट पाइल तो बिल्कुल गलत है। वो शीट पाइल, कैंटिलीवर शीट पाइल अपने सेल्फ वेट से नहीं होल्ड करती। तो एंकर रोड इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि इसने सिंपल कैंटिलीवर शीट पाइल बोला हुआ है, ना कि मेरे को एंकर हेड शीट पाइल बोला। तो ये एंकर मैं अपने आप से तो ज्यूम करूंगा नहीं, एंकर नहीं लगा हुआ। सिंपल शीट पाइल यही होती है, दैट इज विदाउट एंकर। ठीक है, समझ गए आप। तो दैट इज लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, कहाँ पे पूछा जाता है ये, बेसिकली जहाँ रिटेनिंग वॉल वाला टाइप है ना, पाइल फाउंडेशन में ही, जहाँ हम लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल पढ़ते हैं, रिटेनिंग वॉल, शीट पाइल, वहाँ पे इसका टॉपिक है ये। वहाँ से आप डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं। इफ अ वीक प्लेन एग्जिस्ट above the toe of a typical slope, the probable failure of the slope is expected as considering the stability of the slope। ये स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है। देखो यार ऐसा होता है जनरली, मैं 3 टाइप के फेलियर्स डिफाइन कर देता हूं। पहले देखो, ये इसका बेस है, ठीक है, ऐसा ना बनाओ, ऐसा समझ लो, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी लाइन समझ लो जो इसका बेस है और ये नीचे है, ठीक है। ये भी सॉइल है, यूनिफॉर्म रखते हैं सबको, ठीक है। पहले टाइप का फेलियर होता है ये वाला, अगर सॉइल अपनी जो स्लोप है उसके फेस से ही फेल हो जाए, ये वाला पार्ट निकल के स्लाइड कर जाए, दैट इज फेस फेलियर। या फिर इसको ना कभी कभी स्लोप फेलियर भी बोला जाता है। आई नो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ ऑथर इसको स्लोप फेलियर भी मेंशन करते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड टाइप ऑफ फेलियर इज दिस फेलियर। सेकंड टाइप का फेलियर होता है जो टो के अबाउट, इसका पैर समझ लो, इसके अबाउट हो जाता है। ये पूरा का पूरा ऐसा, ये बेस है, ये पूरा जो स्लोप का जो एंड पॉइंट है उसके अबाउट फेल कर गया, ये होगा फेलियर प्लेन। ये फेलियर प्लेन है, इस फेलियर प्लेन में ये कर्व फेलियर प्लेन है, ऐसे स्लाइड कर गया, दैट इज टो के अबाउट, ये होगा टो फेलियर। कंडीशंस होती हैं इसकी,
H/D रेशो होती है, वो सब पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। मुझे तो आपको 3 तरह के फेलियर समझाने हैं बेसिकली। एक लास्ट टाइप का फेलियर होता है जिसमें ना तो टो ना तो फेस, ये बेस के अबाउट फेल करता है। ये अगर इसका बेस है ना, ये यहाँ पे स्लोप फेल होता है, ये पूरा बड़ा सा बड़ा, यहाँ ये पूरा बेस के अबाउट, ये स्लोप का बेस था ना, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, यहां से पूरा का पूरा कहते हैं गट्ठा सा ही निकल जाता है पूरा, ये होगा बेस फेलियर। ये ना तो स्लोप पे आया एंड पॉइंट, ना ही टॉप पे आया, बेस के अबाउट आया, दैट इज बेस फेलियर। समझ आया? अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो बोल रहा है कि अगर मेरा वीक प्लेन, जो मेरा वीक प्लेन है वो टो के ऊपर है, अबव द टो है, तो प्रोबेबल फेलियर ऑफ द स्लोप, तो प्रोबेबल फेलियर कब होगा, मतलब बोल रहा है जो फेलियर प्लेन है मेरा, दैट इज दिस, ये अगर ये टो के ऊपर है तो कौन सा होगा, फेस फेलियर या स्लोप फेलियर होगा? बिल्कुल सही। अगर इसका आंसर बच्चे टो फेलियर लगा देते हैं कई बार। टो फेलियर क्यों? क्योंकि पूछा हुआ टो के ऊपर, टो के ऊपर है, टो के अबाउट नहीं है। अगर पूछा होता फेलियर प्लेन क्या टो से पास कर रहा है, तब बिल्कुल टो फेलियर होता, लेकिन टो के ऊपर है तो बेस फेलियर। और अगर टो के नीचे है तो टो के नीचे है तो बेस फेलियर, टो से पास कर रहे हैं, टो के अबाउट है तो टो फेलियर, टो के ऊपर है तो फेस फेलियर या फिर स्लोप फेलियर। आई होप सबको समझ आया हो। स्लोप फेलियर इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेजार्गी इक्वेशन, टेजार्गी इक्वेशन शैलो फाउंडेशन की बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज होती है, बेयरिंग कैपेसिटी। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग की बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है ऑन कोहेसिव सॉइल, जिसका सी दे रखा है, कोहेजन दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट डेप्थ। ठीक है, मतलब एक डेप्थ कितनी है, डी कितने हैं 1 मीटर, एंड यूनिट विड्थ, और बी कितना है, विड्थ कितनी है, ये भी है 1 मीटर, और एनसी दिया हुआ है हमें 5.7। हम लिखते हैं, अगर मेरे को एनसी 5.7 दिया हुआ है और कोहेसिव सॉइल है, तो इसके साथ दो चीजें और निकल के आती हैं। एक तो एन क्यू मेरा 1 है और एन गामा 0 है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव सॉइल है, क्योंकि फाई 0 है, मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 है। तो अगर 5.7 एनसी दे दिया तो मेरे को ये पता है कि एन क्यू, एन गामा और फाई की वैल्यू अपने आप पता चल जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेजार्गी इक्वेशन। तो टेजार्गी इक्वेशन से क्यू यू की वैल्यू लिखता हूं मैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इतना सिंपल नहीं, ध्यान से देखना। सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्यू यू, मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, जो हम जनरली बेयरिंग कैपेसिटी उसी को बोलते हैं। अगर वैल्यू पुट करते हैं ना इस क्वेश्चन में इसकी, तो क्यू यू आता है, सी कितना है 10, 5.7, यहाँ आता है गामा, यहाँ आता है 1, यहाँ एन गामा आता है 1, एन क्यू आता है 1, और यहाँ सॉरी एन क्यू आएगा ना, यहाँ एन गामा, तो यहाँ एन क्यू भी 1, और ये आ जाएगा टर्म, ये हो जाएगी टर्म 0, क्योंकि एन गामा 0 है ना। सर इस क्वेश्चन में तो गामा चाहिए, मतलब आंसर आएगा 57 प्लस गामा। नहीं यार, है तो ये होना तो आंसर यही चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, पर क्या कर रखा है ना इसने, थोड़ा सा घुमा रखा है। इसने पूछ रखी है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। कई बार ना बियरिंग कैपेसिटी को अल्टीमेट ना लिख के नेट अल्टीमेट लिख देते हैं, क्यू एन यू। उस केस में क्या हो जाता है, क्यू एन यू इज इक्वल टू हो जाता है, मतलब इसमें हमें गामा दिया नहीं था ना, तो ऐसा नहीं अपने तरफ से 15, 20, 25 कुछ भी एज्यूम कर लो। गामा नहीं दिया तो घबराने की बात नहीं है, अल्टीमेट नहीं पूछा हुआ, नेट अल्टीमेट पूछा हुआ, जो कि क्वेश्चन फ्रेमिंग की मिस्टेक है। आपको डिफाइन करना चाहिए, लेकिन यूपीपीएससी है या ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है अर्लियर टाइम्स का, हम बहस तो नहीं कर सकते पेपर के बीच में।
तो खुद ही वहां पे दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन ईयर पूछने वाले ने क्या पूछा होगा, अगर गामा जिसमें नहीं आता, गामा नेट अल्टीमेट में से कैंसिल हो जाता है इस केस में। कैसे? नेट अल्टीमेट एट में केस में आता है CNC प्लस गामा, लेट में अगले उस पर करके दिखाता हूं। ये आता है QNU नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू CNC प्लस गामा डी NQ माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि गामा डी हमें माइनस करना पड़ता है और वो वाली टर्म तो रहेगी ही 0, एन गामा 0 है। इस केस में क्योंकि NQ 1 है, ये पूरी टर्म 1 माइनस 1 0 हो जाती है, तो QNU आ जाता है CNC, दैट इज 10 इंटू 5.7, दैट इज 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सबको, अगर यूपीएससी का आपने वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे हमने तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से आंसर निकाल लिया, क्यों नहीं कुछ इसको गलत मार्क कर दिया या 20 मान के 77 या 67 कुछ कर दिया। नहीं, वो नहीं कर सकते, हमें गामा ही नहीं पता। तो हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट इससे क्या पूछा जा सकता है। क्या बता बियरिंग कैपेसिटी को उसने नेट अल्टीमेट पूछा हो, तो हम क्या करेंगे, नेट अल्टीमेट में क्योंकि कैंसिल हो जाता है 57 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। पूछा गया है द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग्स ऑन सैंडी सॉइल shall not exceed। देखो यार, टेबल की वैल्यू पूछी हुई है, डायरेक्ट जो फैक्चुअल वैल्यू है, मैं आपको इसका पूरा संपूर्ण टेबल बता देता हूँ, उसको याद रखना है। 4-5 वैल्यूज हैं, सॉरी 6 वैल्यूज हैं, नहीं सॉरी 8 वैल्यूज हैं, उनको हमेशा याद रखना है, उससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। जिसमें सेटलमेंट्स, डिफरेंशियल सेटलमेंट, सैंडी, क्लेई, आइसोलेटेड है या राफ्ट है, किसी की भी बात पूछी जाए आप लोग कर पाएंगे। तो बेसिकली टेबल समझ लीजिए कैसे बनाना है, आंसर तो समझेंगे। टेबल बनाना है, पहले लिखना है सॉइल टाइप, अब यहां लिखना है आइस, अब यहां सॉइल टाइप है, यहां लिखना है या तो है टोटल सेटलमेंट, और है मेरी, सॉरी समझ लो, टोटल सेटलमेंट इधर और डिफरेंशियल सेटलमेंट इधर। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होती है, रिलेटिव सेटलमेंट, मतलब मान लो ये ग्राउंड था ऐसे, तो ये सेटल हुआ, ये वाली सरफेस सेटल हुई Δ1 और ये वाली सरफेस सेटल हुई लेट्स से Δ2। तो Δ1 Δ2 माइनस Δ1 दैट इज दिस। ये होगी डिफरेंशियल सेटलमेंट, जबकि टोटल सेटलमेंट होगी ये सेटलमेंट इसकी टोटल इतनी, इसकी टोटल इतनी। डिफरेंशियल मतलब रिलेटिव, दोनों का डिफरेंस सेटलमेंट्स का, Δ2 माइनस Δ1 इज द डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें टोटल और डिफरेंशियल में भी 2 टाइप्स होती हैं। पहली होती है मेरी आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, दूसरी होती है राफ्ट के लिए। सिमिलरली इधर भी आइसोलेटेड एंड राफ्ट, 2 तरह की फुटिंग हैं बेसिकली, आइसोलेटेड और राफ्ट, उसमें बताया हुआ है। यहां लिखेंगे सैंड सॉल्ट टाइप में और इधर लिखेंगे क्ले। आसान सा टेबल है, मुझे लगता है आप लोगों को याद रखना चाहिए। गेट, सिविल सर्विसेज, किसी भी जॉब में कोई भी वैल्यू पूछता है, कोड से निकली हुई है, स्टैंडर्ड हर बुक में लिखी हुई है, ये वैल्यूज याद होना चाहिए। सैंड के केस में इसका आंसर ही है 40, राफ्ट का आएगा 40 से 6, ये mm में है, सॉरी मैं यूनिट्स भी लिख देता हूँ, 40 mm। अब सब कुछ mm में है, 40 से 65, ठीक है। यहाँ आएगा 25, 25, ठीक है, ये आएगा मेरा 65, दिस इज द 65 से 100,
यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 40। ये टेबल आप लोगों को याद रखना है। सैंड के केस में टोटल सेटलमेंट कितनी अलाउड है? 40 mm। राफ्ट के केस में 40 से 65 mm। आइसोलेटेड के केस में 25 और राफ्ट डिफरेंशियल सेम रहती है आइसोलेटेड और राफ्ट में। ऐसे ही क्ले के केस में टोटल 65, राफ्ट के केस में एक रेंज दी हुई है 65 से 100 तक जा सकती है, डिफरेंशियल केस में 40 और 40। इसका मतलब क्ले में थोड़ी सी ज़्यादा अलाउड होती है सेटलमेंट, ठीक है, क्ले में थोड़ी ज़्यादा अलाउड होती है, सैंड में थोड़ी कम है। दोनों साइड देखो, टेबल में कम है सैंड में, क्ले में ज़्यादा है। तो इसमें पूछा क्या गया था? आइसोलेटेड फुटिंग्स ऑन सैंडी सॉइल और डिफरेंशियल सेटलमेंट। सैंड फिर आइसोलेटेड फिर डिफरेंशियल। 25 कहाँ है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों को ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, जितनी भी पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी, सब कुछ बहुत अच्छे से गिवन रहता है। आप लोग उससे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और साथ साथ आप लोगों को अगर ये यूपीपीएससी का लंपसम कोर्स लेना है तो उसकी डिटेल प्रिपरेशन के लिए, क्विज़, असाइनमेंट्स और प्रिपरेटरी वीडियोस के लिए आप लोग हमारा लमसम कोर्स परचेज कर सकते हैं। वो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.cizplus.com और या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।